हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं भाषा। तो भाषा क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मनुष्य क्या कि एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य सोच सकता है, उसके मन में विचार भी आते हैं। तो जो अपनी सोच को दूसरे के सामने रखना भी चाहता है। तो मनुष्य के मन में उठने वाले भाव हैं, विचार हैं, उनको व्यक्त करना चाहता है। तो मनुष्य क्या करता है कि जैसे एक के बाद एक शब्द जुड़ते चले जाते हैं और वहीं से भाषा का विकास हो जाता है। अगर हम सरल शब्दों में इसको देखें तो क्या होता है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे पर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के तीन रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, हम भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में क्या है कि हम अपने मुंह से जो बोलकर, जैसे कि हम आपको अब बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो यही है मौखिक भाषा। तो आप लोग जैसे हम अब बोलेंगे कुछ भी तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो उसी प्रकार से वो मौखिक भाषा हो, जैसे सिनेमा, भाषण। जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप समझ रहे हैं उस चीज़ को कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, तो वही मौखिक शब्द हो गया, मौखिक भाषा हो गई। और दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या कि लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुँचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, वह होता है लिखित भाषा। यानी कि जो लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुँचते, यानी कि जो हम लिखकर आपको समझाते हैं, तो उससे क्या होगा, लिखित भाषा होती है वो, जैसे पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि। अब तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जिस भाषा में केवल संकेतों अथवा चिन्हों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसको सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे हाथ के इशारे से हम बोलते हैं, जैसे कोई बोल नहीं पाता है ना, तो वो संकेत करके, इशारे करके उसको दूसरे आगे जो अपने सामने वाला कोई व्यक्ति है उसको समझाता है। जैसे कई कई बार क्या होता है, जैसे चिन्ह होते हैं ना, संकेत। जैसे हम कहीं भी रोड पर निकलते हैं तो रोड पे बहुत सारे चिन्ह लगे होते हैं, तो वो उनसे हम समझ जाते हैं कि ये चिन्ह क्या हमें, ये चिन्ह हमें क्या निर्देश दे रहे हैं। तो वही होती है सांकेतिक भाषा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। किसी भी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला भी जैसे हमारी से ज्ञ तक ऐसे वो वर्णमाला हो गई। तो क्या आता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और वर्ण को मूल ध्वनि भी बोलते हैं। तो इसीलिए वर्ण प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि या चिन्ह की आवश्यकता होती है, उसे लिपि चिन्ह वर्ण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। और वर्ण को भाषा के उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर अ, ई, उ, है ना। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब स्वर के भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। इनको क्या होता है कि जिन स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है, लघु स्वर हो गया वो, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 होते हैं ये: ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जो लघु स्वर है इनसे दोगुना समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। हिंदी में ये 7 होते हैं:
आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों में उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ जो स्वर होते हैं उनको बोलने में लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है, और जो प्लुत स्वर हैं इनको बोलने में दीर्घ समय स्वर से ज़्यादा समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उपयोग संस्कृत में ज़्यादातर किया जाता है, जैसे ओम, राम। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है। अब आता है व्यंजन वर्ण। इसका व्यंजन आता है। व्यंजन में हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो वह बिना स्वर की सहायता से पूरा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो तब तक आधा ही होता है जब तक जैसे उसमें ए नहीं हटा देते हैं, ए निकाल देते हैं तो वो आधा माना जाता है, और अगर उसमें ए मिला देते हैं तो वह पूरा हो जाता है। जैसे क में ए निकाल देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, क, और उसके अंदर साथ में ए मिल जाता है तो वो पूरा बन जाता है, इसको बोलते हैं क। तो इसका हुआ जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की जो भिन्नता के आधार पर मुंह से निकली हुई, जो मुंह से हवा निकलती है यानी कि वायु निकलती है, कुछ स्थानों पर स्पर्श करते चलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ये स्थान कौन कौन से, कंठ है, तालु है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो इस प्रकार से उसको टच करते हुए चलती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये इन्हें दीर्घ स्वर भी, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है, जो मुंह के भीतर स्थित होते हैं, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। तो कभी भी बोल के देखना, ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर हुआ ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, स, है। ठीक है। इनका उच्चारण वायु घर्षण के साथ निकलती है, यानी कि इसकी वायु आपस में टकरा करके तब निकलती है। ये 4 होते हैं, स, है। ठीक है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते 6, त्र, ज्ञ। 6 किससे बनता है, ये 2 व्यंजन मिलकर बने होते हैं। तो क और श से मिलकर क्या बनता है, 6। त्र होता है त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ ज और अण से मिलकर बनता है। स्र श और र से मिलकर बनता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो और आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू, बाय।